हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरे की बात करते हैं बेटा, उसी में क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट रिमेन्स सेम इट during the reaction. At any time, रेट कांस्टेंट रिएक्शन के दौरान किसी भी टाइम पे क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है। यानी ये जो वैल्यू है ना के की, ये वाला बेटा ये बोल रहा हूं मैं, ये जो के है ना, ये क्या रहेगा? यहाँ अगर टाइम बदलता रहेगा तो इसकी वैल्यू बच्चों लगभग क्या रहेगी? आपकी सेम रहती है। और चौथी बात बच्चों, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, उसकी वैल्यू के पे डिपेंड करती है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन में। के पे कैसे, के की वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो वैल्यू ऑफ के depends only upon temperature. It is independent of concentration. ठीक है बच्चों, अभी एक छोटी सी बात पढ़ेंगे। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड से क्या रिलेशन होता है, देखते हैं एक बार इसको। तो नोट डाल के एक छोटा सा रिलेशन लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर से जुड़ी हुई बात भी है ये। हाफ लाइफ पीरियड फॉर एनी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसकी पावर बच्चों 1 माइनस एन। एन क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लिया बच्चों आपके पास n जीरो है, यानी कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? टी हाफ इज 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर मान लिया बच्चों n है आपका 1, यानी कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट। तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 0 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपने पढ़ाई है बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके टाइम पे के पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इसका इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। जैसे न्यूमेरिकल है बेटा एक, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1/3 कंप्लीटेड। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बच्चों 1/3 कंप्लीट हो गई, कितनी देर में? 20 मिनट में। क्या फाइंड करें आप इसके लिए? फाइंड रेट कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है इसका? रेट कांस्टेंट। तो बच्चों जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिख लें आप। k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t। के फाइंड करना है। लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन r नोट अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन r। अब आपको बच्चों सीधा टाइम दे रखा है 20 मिनट्स और 1/3 कंप्लीशन दे रखा है। इनिशियल और फाइनल क्या है, थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों मानना, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी मान लो बेटा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड मान लिया, ए मान लिया।
इसका कितना कंप्लीट हो गया बेटा 1/3, यानी कि कितना कंप्लीट हो गया a/3, है ना। a का 1/3 कंप्लीट हुआ यानी a/3 कंप्लीट हो गया। आप इनिशियल बच्चों a लेके चलते हैं, उसमें से a बाई क्या हुआ रिएक्ट हो गया, उतना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो फाइनल क्या बचा, a लेके चले a/3 उसमें से कम हो गया रिएक्ट हो गया, रिएक्टेंट a लेके चले a/3 उसमें से रिएक्ट हो गया कम हो गया। सॉल्व करेंगे 3a माइनस a क्या आएगा बेटा यहाँ से 2a/3। ये लाइन समझ आई ना। a लेके चले उसमें से a/3 रिएक्ट हो गया, तो फाइनल क्या बचेगा, a में से a/3 को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्शन करा देंगे, आ गया। इसको यहाँ रख देंगे आप, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303। टाइम बच्चों मिनट में है, मिनट में रखना आपकी मर्जी है, सेकंड में बदलना है बदल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपके पास a, फाइनल क्या है 2a/3, a से कट जाएगा, लॉगरिथम 3/2 आ जाएगा। इसको और सोल्व करते हैं आगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 20। यहाँ आ गया बेटा देखो डिवाइड में है, लॉगरिथम 3 सब्सट्रैक्शन हो जाएगा लॉगरिथम 2, लॉगरिथम 3 लॉगरिथम 2 की वैल्यू रख पुट कर देंगे, तो यहाँ से बेटा के आ जाएगा आपका, यूनिट लगा देंगे सेकंड इनवर्स। ऐसे इसको करते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ पे बेस। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% completion of first order reaction if k is 250 सेकेंड इनवर्स। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों 20% कंप्लीट हो रही है, कितना टाइम लगेगा बताना है अगर आपको k गिवन है। तो t का फॉर्मूला ये लगेगा बच्चों, अभी लिखा ही था k की फॉर्म में, लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल। अब यहां पे बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन मानना पड़ेगा, परसेंटेज में दे रखा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मानना बड़ा आसान है, 100 मान लो, परसेंटेज है ना 100। 100 का कितना परसेंट रिएक्ट हो गया 20, 100 का 20/100 इंटू 100, समझ आया बेटा भाई। 100 में से 20 रिएक्ट हुआ, 1 में से 20/100, और 100 में से कितना 20 आ गया। 100 आप लेकर के चलते हैं, 20 रिएक्ट हो गया रिएक्टेंट, तो फाइनली कितना बचेगा, 100 में से जितना 20 रिएक्ट हो गया घटा करके 80, समझ आया। 100 लेके चले 20 रिएक्ट हो गया, तो फाइनल 80 बचेगा। यहाँ से टाइम निकाल दें आप, 2.303 के कितना बच्चों 250, लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है बेटा, फाइनल 80 है। सोल्व कर लो इसको, काटना काट दो। 2.303 यहाँ से टाइम आ जाएगा आपका, लॉगरिथम डिवाइड में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लॉगरिथम 10 माइनस लॉगरिथम 8, ये वैल्यू आ जाएगी। लॉगरिथम 10 की वैल्यू 1 होती है, 8 की पुट कर लेंगे, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, आपका टाइम आ जाएगा। सेकंड इनवर्स दे रखा था बेटा, इस सेकंड में आ जाएगा टाइम, ठीक है। और देखते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर पे और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 30% completion of a reaction of फर्स्ट ऑर्डर इज 50 मिनट। कितने मिनट है बच्चों 50। आपने फाइंड करना है टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। वो टाइम बताना है जब 50% रिएक्शन क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों कहीं भी न्यूमेरिकल में 50% लिखा है
यानी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है, या हाफ ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया ऐसा लिखा है तो भी मतलब आधी रिएक्शन हो गई, यानी कुल मिला के 50%। हाफ में टाइम बताने का मतलब है वहाँ पे बच्चों आपने हाफ लाइफ पीरियड बताना है। तो 50% का मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड बताना है। तो फर्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के रेट कांस्टेंट है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा हर एक टाइम इंटरवल पे, हर एक टाइम पीरियड पे के की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, टाइम पे के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो अगर बच्चों हम इस 30% वाले टाइम से के निकाल लेंगे तो टी हाफ आ जाएगा, 50% का टाइम आएगा। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम 30% वाले का यूज करके बच्चों क्या फाइंड कर लेंगे, के फाइंड कर लेंगे, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो 50% कंप्लीशन का टाइम आ जाएगा। तो के फाइंड करते हैं बेटा 30% वाली स्टेटमेंट का यूज करते हुए इसका k इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन में टाइम कितना है बच्चों 50 मिनट्स, लॉगरिथम परसेंटेज वाले क्वेश्चन में इससे पहले बताया था मैंने, इनिशियल बच्चों 100 मान लो, 100 में से 30 क्या हुआ आपका रिएक्ट हुआ तो 30 माइनस कर दो, फाइनल 70 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी क्या 2.303 अपॉन 50 लॉगरिथम 100 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 70। के आ गया। इस के की न्यूमेरिकल वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो इससे बच्चों इसके लिए 50% का टाइम या हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। आया कुछ समझ? एक और क्वेश्चन है बेटा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%। तो इस तरह का बेटा जब दो टाइम हो ना कंपेयर करना हो तो पहले दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकालना और कंपेयर के लिए डिवाइड कर देना। पहले हमने टाइम निकाला बेटा किसके लिए 99.9 के लिए 2.303 अपॉन में के, लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल 99.9 माइनस कर दिया 0.1 आ गया, 50% का टाइम मैंने टी हाफ 0.693 अपॉन में के आ गया, दोनों को आपस में डिवाइड कर लिया, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये 10 टाइम्स ऑफ 50% अपने आप आ जाएगा। आई बच्चों बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। 2/3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, वो nth फ्रैक्शन है बेटा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, जितना भी उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अब इसको थोड़ा और समझाते हैं बेटा। मान लिया बेटा कि कंसंट्रेशन रिएक्ट हुआ nth फ्रैक्शन, लेट कंसंट्रेशन रिएक्टेड इन nth फ्रैक्शन 2/3 1/4, ठीक, वो r है बेटा। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय जितना फ्रैक्शन रिएक्ट हुआ, जितना फ्रैक्शन रिएक्ट हुआ, ठीक, रिएक्ट होने के बाद जितना फ्रैक्शन रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी बच जाएगी, उसको फाइंड करने का तरीका इनिशियल कंसंट्रेशन बाय में फ्रैक्शन। मान लो बेटा 1/2 रिएक्ट हुआ तो इनिशियल बाय 2, 1/3 रिएक्ट हुआ तो इनिशियल बाय 3, 1/4 रिएक्ट हुआ, फ्रैक्शन 1/4 है तो इनिशियल बाय 4 कर दिया। यानी एक और फॉर्मूला बना देंगे बेटा, ऐसे nth फ्रैक्शन के लिए क्या करना हो बेटा, टाइम फाइंड करना हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा टाइम फॉर nth फ्रैक्शन 1/n 2.303 लॉगरिथम, जो फ्रैक्शन रिएक्ट हो रहा है उसको ऊपर रख दिया बेटा, अपॉन में n-1 कर दिया। ये बेटा फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फ्रैक्शन, 1/2 हुआ तो 2 से डिवाइड हुआ, 1/3 रिएक्ट हुआ 3 से डिवाइड हुआ, 1/4 रिएक्ट हुआ 4 से डिवाइड हुआ। फिर बेटा उस फ्रैक्शन के लिए टाइम निकालना हो तो t 1/n फ्रैक्शन, जितना भी nth फ्रैक्शन रिएक्ट हुआ, लॉगरिथम फ्रैक्शन को में से 1 को माइनस करना। एक ये फॉर्मूला हो गया बेटा, डायरेक्ट टाइम निकालना हो फॉर द nth फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर बेटा इसी में कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, कई सारी हाफ लाइफ दे दें तो वहां पे रिएक्टेंट की लास्ट में फाइनल कंसंट्रेशन कैसे बचेगी, क्या होगी, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला इनिशियल कंसंट्रेशन की
पावर n। क्या बोला मैंने? मान लो बेटा हाफ लाइफ पीरियड 2, 3, 5 बार आ गया, तो वहां पे फाइनल कंसंट्रेशन कैसे आएगी बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन 2 की पावर n। n क्या बच्चों यहाँ पे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। भाई कितनी हाफ लाइफ्स हैं गिवन है तो ठीक है बेटा, नहीं तो ऐसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, टोटल टाइम अपॉन में हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ्स कैसे फाइंड करते हैं? टोटल टाइम अपॉन में हाफ लाइफ पीरियड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी कैटेगरी में एक तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर टाइम। बोल दिया बेटा कि रिएक्शन 20%, रिएक्टेंट बेटा किसी रिएक्शन में 20% रिएक्ट हुआ, तो रिएक्टेंट का कितना परसेंट बच जाएगा 20% रिएक्ट होने के बाद, ऐसी चीज बतानी हो। रिएक्टेंट बेटा मान लो बोल दिया 60% रिएक्ट हो गया, तो 60% रिएक्ट होने के बाद फाइनल रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बच जाएगा उसको फाइंड करना हो। तो परसेंटेज लेफ्ट, कितना रिएक्टेंट बच जाएगा रिएक्ट होने के बाद, फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल इनटू में 100। जैसे मान लो बेटा समझने के लिए मैंने कहा कि 20% रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, तो यहां परसेंटेज लेफ्ट क्या आ जाएगा बेटा? देखो यहां से इनिशियल आप क्या मान लोगे बेटा? 100 मान लोगे। 100 में से 20 रिएक्ट हो गया तो बचा कितना? 80। तो परसेंटेज लेफ्ट बेटा यहां से क्या आ जाएगा? 80%। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इनिशियल 100 हो गया बेटा, 20 रिएक्ट हो तो फाइनल 80 बचा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 80%। इसी बात को बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए समझाना हो तो फर्स्ट ऑर्डर में कैसे बताएंगे? के का फॉर्मूला लगा दिया 2.303 अपॉन में टी, लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। इसको बेटा लॉगरिथम को एक साइड कर लिया, कंसंट्रेशन को एक साइड कर लिया, के टी को एक साइड कर लिया, तो यहाँ बेटा ये क्या आ जाएगा? एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए परसेंटेज लेफ्ट कितना आएगा इस फॉर्मूले से। जब आपको के और टी पता हो तब आप इसको लागू कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सुने होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो हर एक कंडीशन, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में, किसी भी वेदर की कंडीशन में डिसोसिएट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। तो अगर बच्चों किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसइंटीग्रेशन का रेट पढ़ना है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करने का मतलब क्या है कि उसका जो रेट कांस्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले से ही निकाला जाता है। मैं आपको इस बात को लिख के समझाता हूँ। तो क्या बोला बच्चों मैंने? रेडियो एक्टिव डिके follows the kinetics of, कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर को। यानी अगर के लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं आप 2.303 अपॉन टी, लॉगरिथम बच्चों जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन लेते थे यहाँ नोट हो जाएगा, आर नोट की जगह, और फाइनल कंसंट्रेशन आर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। अगली बात इन्हीं से जुड़ी हुई, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एकदम डिसोसिएट नहीं होते हैं, एक लंबा टाइम लेते हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल पे डिसोसिएट होते रहते हैं, इसलिए उनके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम बच्चों एक एवरेज टाइम के हिसाब से बताते हैं। मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते, बहुत लंबा टाइम लगता है, काफ़ी इंटरवल्स होते हैं, इसलिए हम क्या बताते हैं? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए एक एवरेज टाइम बताते हैं, एवरेज लाइफ बताते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? उसका क्या फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, उसको समझते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा? रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन takes a long interval of time and it is not fixed, फिक्स भी नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे बेटा हम? so we find the average life for radioactive substance।
हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का बच्चों एवरेज लाइफ फाइंड करते हैं, और एवरेज लाइफ फाइंड करने का जो दिखाने का जो सिंबल होता है, रिप्रेजेंट करने का बच्चों फिजिक्स वाला टाउ होता है। टाउ होता है बेटा। कैसे इस टाउ को फाइंड कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है? तो 1 में के कैसे फाइंड करेंगे बेटा? हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है हाफ लाइफ में? के 0.693 अपॉन में टी हाफ। पढ़ा है ना हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों। टी हाफ कैसे आएगा? 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा? के। इसको रख लिया हमने। अगर इसको बेटा हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से टाउ का फॉर्मूला आ जाएगा 1/0.63 आएगा, तो 1.414 इंटू टी हाफ, यानी हाफ लाइफ पीरियड को अगर 1.414 इंटू हाफ लाइफ पीरियड कर देंगे तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाता है? एवरेज लाइफ पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाता है फॉर एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आप देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन किसी भी गैसियस फेज के अंदर, यानी पूरी रिएक्शन अगर गैसियस फेज में चले तो वहाँ हम फर्स्ट ऑर्डर को कैसे बता सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब बेटा वहाँ के कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, उसको समझना है। तो क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहाँ पर? इन गैसियस फेज। तो एक बच्चों एग्जाम्पल है कि इसको समझते हैं, और इसको पढ़ने से पहले आपने एक बात ध्यान करनी है ज़रूर, आप सबको पता भी होगी कि गैसियस फेज के अंदर बच्चों रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसकी कंसंट्रेशन को हम प्रेशर की टर्म में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। इसको समझते हैं। जैसे बच्चों एक रिएक्टेंट है गैसियस ए, इसने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बने दो बेटा गैसियस स्टेट में, बी और साथ में बना बच्चों सी। टाइम 0 यानी कि इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन हमने पी नोट मान ली। सिर्फ रिएक्टेंट होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पी नोट। अगर टाइम 0 है बच्चों तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या लेंगे? हम 0 लेंगे। अब बच्चों टाइम बीतता गया, चलते चलते एक टाइम टी आ गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्टेंट काफ़ी सारा प्रोडक्ट में बन गया, और हर एक प्रोडक्ट बेटा कितने से बना? पी से। या बोलो बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम टी पे टाइम के हिसाब से कितने से डिक्रीज हुई? स्मॉल पी से। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से टाइम टी पे अगर स्मॉल पी से डिक्रीज होगी तो प्रोडक्ट बेटा क्या होगा? स्मॉल पी से इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने रिएक्शन के अंदर टोटल प्रेशर बताना है, टोटल कंसंट्रेशन बतानी है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर और बच्चों प्रोडक्ट का प्रेशर ऐड कर देंगे। रिएक्टेंट का प्रेशर, प्रोडक्ट का प्रेशर ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा बेटा। तो पी टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? पी नोट प्लस स्मॉल पी। स्मॉल पी को फाइंड करना हो बच्चों तो पी टोटल माइनस पी नोट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो? ठीक, ये हो गया। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर अपने को एक चीज़ बच्चों यहाँ से फाइंड करनी हो कि कंसंट्रेशन चेंज होकर प्रेशर की टर्म में फाइनल कंसंट्रेशन क्या आएगी, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं? एक बार ध्यान करते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन प्रेशर की टर्म में कैसे आ जाएगी, उस वैल्यू को हम कैसे बताएंगे? मान लिया बच्चों फाइनल कंसंट्रेशन को हमने पी से डिनोट कर दिया, तो ऐसे ही आएगा ना बच्चों। इनिशियल कंसंट्रेशन जो लेके चले और रिएक्ट होते होते टाइम टी पे जितना रेट, जितना अमाउंट, जितनी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बन गया। मैं दोबारा बताता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन कैसे आती है? इनिशियल जो आप कंसंट्रेशन लेकर के चलते हैं, लिख दिया। फिर बच्चों टाइम टी के बाद जो प्रोडक्ट बन गया या जो रिएक्टेंट डिक्रीज हो गया, क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। इनिशियल लेके चले, इतने से बन रहा है तो ऐसे आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से बस एक थोड़ा सा बदल करना है आपने कि कैपिटल पी लिखा मैंने फाइनल कंसंट्रेशन को, इस स्मॉल पी की वैल्यू उठा के वहाँ रख दो। पी नोट स्मॉल पी की वैल्यू क्या बच्चों? देखो माइनस यहाँ से कॉमन है, ध्यान करना है। पी टोटल माइनस पी नोट। पी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? पी नोट। देखो बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? 2 पी नोट
माइनस Pt। यहाँ तक समझ आ गया था आपको? फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल जो लिया और जितना रिएक्ट हो गया डिक्रीज होने के बाद माइनस होने के बाद फाइनल आएगा, स्मॉल p की वैल्यू रख दी है। k का फॉर्मूला होता था ना बच्चों ये वाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन में t लॉगरिथम हम क्या रखते थे? इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके जगह इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा? फाइनल प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को गैसियस फेज में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम फर्स्ट ऑर्डर के कुछ टिपिकल्स एग्जांपल्स देखते हैं। उन एग्जांपल्स में, उन टिपिकल्स एग्जांपल्स के लिए, उन रिएक्शंस के लिए के रेट कांस्टेंट या टाइम कैसे फाइंड होता है, इसका फॉर्मूला भी हम चेक करेंगे, देखेंगे। तो क्या बोला मैंने? टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें पहला एग्जांपल है बच्चों डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का क्या बच्चों? डिकम्पोजिशन N2O5 का, यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन का मतलब क्या बच्चों? इसका टूटना। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर बच्चों नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्लस इससे क्या बनता है? ऑक्सीजन। ऐसे ऐसे। तो क्या बोलेंगे बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज एक्सप्रेस, कैसे बताया जाएगा? एज वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम की टर्म में, और गैसियस प्रोडक्ट के यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो यहाँ बोलेंगे बच्चों, क्या बोल देंगे इसी बात को? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कौन से टाइम पे? एट इनफाइनाइट टाइम, जिसको मान लेंगे हम V इंफिनिटी। कैसे बच्चों? देखो, जब रिएक्शन चलेगी तो सारा का सारा इनिशियल अमाउंट जो होगा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और इस इनिशियल कंसंट्रेशन को आप ऑक्सीजन के वॉल्यूम की टर्म में बता रहे हो, और सारा का सारा इस प्रोडक्ट में कब चलेगा? जब टाइम इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट टाइम होगा, इनफाइनाइट टाइम का वॉल्यूम लोगे। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या बच्चों? यहाँ पे रिएक्शन 24 आवर्स या उससे ज़्यादा चले, सारा इनिशियल अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट को वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्रेस करना ऑक्सीजन के, तो जब सारा चेंज होएगा उसको बहुत लंबा टाइम चाहिए, 24 घंटे से ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो उसको इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं। वहाँ का वॉल्यूम ले लिया, ये इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। ऐसे ही बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टाइम t, किसी भी टाइम पे, यानी जब उसमें कंसंट्रेशन का चेंज हुआ, किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम t, मान लिया उसको t AVT मान लिया भाई, जो उसके इनिशियल वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो इसको क्या पुट करेंगे k के फॉर्मूले में बच्चों? k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉगरिथम। इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनफाइनाइट टाइम का वॉल्यूम है, वॉल्यूम के टर्म में लिखना ना सारा, और आपका चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम पे या टाइम t पे फाइनल कंसंट्रेशन क्या आता है? जो हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं और जितना उसमें टाइम t पे प्रोडक्ट बन गया होता है, तो देखो उसको वॉल्यूम की टर्म में लिखना है। तो इनिशियल आप लेके चले V इन्फिनिटी वॉल्यूम की टर्म में, टाइम t पे जितना रिएक्ट हो गया उसको घटाएंगे तभी तो फाइनल आएगा, तो उसको वॉल्यूम की टर्म में VT बोला है। तो ऐसे ये बच्चों आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों इसी में, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम
NH4NO2। क्या बोला मैंने? डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। तो एक बार इसकी रिएक्शन लिखते हैं बच्चों कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होता है। तो NH4NO2 अगर डिकम्पोज होता है तो इससे बेटा एक तो N2 बनेगा और दूसरा 2H2। तो यहाँ कंसंट्रेशन को टोटली नाइट्रोजन के वॉल्यूम की तरह में शो कर देंगे, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का वॉल्यूम शो किया है। तो इसलिए बच्चों जो फॉर्मूला ये लिखा गया है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के लिए, वही सेम अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन का फॉर्मूला आ जाएगा। और बच्चों तीसरा एग्जाम्पल इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, H2O2 का क्या बच्चों? डिकम्पोजिशन। देखते हैं कैसे ये। तो अगर H2O2 डिकम्पोज होता है तो बच्चों क्या बनाता है ये? वाटर प्लस में ऑक्सीजन का एक एटम, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन का चेंज बताने के लिए इसको डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करवा देंगे। जितना पोटेशियम परमैंगनेट का वॉल्यूम रिएक्ट करते हुए डिक्रीज होगा, उस वॉल्यूम के टर्म में इसका कंसंट्रेशन का चेंज बता देंगे। समझ आया? KMnO4 से रिएक्ट करवा देंगे, जितना उसका वॉल्यूम रिएक्ट करके डिक्रीज होगा उतना इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा या चेंज होगा। तो क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 is given by direct reaction of H2O2 by नहीं लिखेंगे, with पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो क्या बोल देंगे बच्चों? यहाँ पे ऐसे बोल देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा इनिशियल KMnO4 का, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 V0। और क्या बोल देंगे बेटा? फाइनल कंसंट्रेशन किसी टाइम t पे किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जितना इसका वॉल्यूम आ जाएगा KMnO4 का रिएक्ट करके घट के जो वॉल्यूम बचेगा टाइम t पे, फाइनल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 क्या मान लो उसको VT। तो फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स के फॉर्मूले में लगा देना इसको, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह बच्चों फाइनल वॉल्यूम। तो ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों फर्स्ट ऑर्डर से जुड़ी हुई बातें क्या होती हैं आपकी कंप्लीट। अब बच्चों रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में, एक थ्योरी आती है, उसको बोलते हैं हम कोलिजन थ्योरी। तो देखते बेटा कोलिजन थ्योरी क्या है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। आप सब ने सुना है कोलिजन मतलब टकराना, तो इसकी सारी बातों को कुछ पॉइंट्स के रूप में बताया गया। ये क्या कहते हैं बच्चों कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और ऐसा करने के लिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में लार्ज नंबर ऑफ क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। जब कोलिजन होगा तो कुछ पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। लिखो पहला पॉइंट बच्चों, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में देयर इज डिसोसिएशन ऑफ old bonds and formation of new bonds takes place, नए बॉन्ड बनते हैं। और ऐसा करने के लिए ये कैसे पॉसिबल होता है? इट इज़ पॉसिबल बाय, सीधा लिख लो ये सारी बात कैसे पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल बाय
लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स जो कि कहाँ होते हैं, दैट आर टेक प्लेस या दैट आर टेकिंग प्लेस या दैट आर अकरिंग, जो कि हो रहे हैं किसके अंदर, लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन किसके बीच में होते हैं, बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये इसने कहा पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बनेंगे, और ये कैसे पॉसिबल है, जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन होंगे रिएक्टेंट के बीच में। फिर अगली बात बताई बच्चों इसने, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम विच आर टेकिंग प्लेस आर कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। गिवन वॉल्यूम में गिवन टाइम में जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उनको क्या बोला गया बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। भाई रिपीट है ना, रेगुलर टाइम में कोई भी चीज़ जब रेगुलर टाइम में रिपीट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ कोलिजन्स which are occurring per unit volume per second या per unit time is called, क्या बोलते हैं इसको हम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। और तीसरी बात, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे पहले पॉइंट में बताया मैंने, लेकिन ऐसा कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, कंफर्म रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन। लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन हो नो डाउट, लेकिन जो कोलिजन बच्चों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन। लिखते हैं इस बात को, कोलिजन जो क्या करे, विच कन्वर्ट्स द रिएक्टेंट इनटू, रिएक्टेंट को किस में बदल दे बच्चों, प्रोडक्ट में, इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। इसको हम बच्चों एफ से डिनोट करते हैं, ऐसा फॉर्मूला लिख लेंगे, एफ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई ए अपॉन में आर टी। इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं, इस फॉर्मूले को एफ को हम बच्चों बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। तो चौथी बात, कोई भी कोलिजन इफेक्टिव कब हो सकता है, यानी प्रोडक्ट कब बना सकता है, जब वो दो तरह के बैरियर रुकावटों को पार कर दे। वो बैरियर कौन कौन से हैं, एक है बच्चों एनर्जी बैरियर, एक है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। एक बार दोनों को लिखते हैं, फिर दोनों को अलग अलग करके क्या करेंगे हम समझेंगे। तो चौथा पॉइंट है बच्चों, फॉर ए कोलिजन टू बिकम इफेक्टिव, इफेक्टिव होने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल सकते हो, देयर इज, उसको ज़रूरत होती है, देयर इज नीड टू क्रॉस, उसको दो चीज़ें पार करनी पड़ती हैं। पहली कौन सी चीज़ है बच्चों, एनर्जी बैरियर, एनर्जी की रुकावट। इसको मैं समझाता हूँ जगह छोड़ के यहाँ। और दूसरा बताया मैंने बच्चों ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। एनर्जी बैरियर क्या है बच्चों, हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में कोलिजन कर रहे हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। जो भी एनर्जी प्रोडक्ट में बनाने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इतना याद करेंगे, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने, हर एक एनर्जी बैरियर का मतलब क्या है, हर एक रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बच्चों, वो कम से कम, वो सम टोटल, वो एक्स्ट्रा सब एनर्जी मिला करके ताकि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन जाए, उसको बोलते हैं हम एनर्जी बैरियर। पहले इसी को लिखते हैं बच्चों। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ, ये बैरियर है, मतलब अगर इससे कम होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए बैरियर बोला है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी की, सम टोटल जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है बच्चों, सिंपल भाषा में,
जो रिएक्टेंट आपस में कोलिजन कर रहे हैं उनकी कोलिजन की डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके कोलिजन सक्सेसफुल होगा, इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट बनेगा। मतलब डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, इसको बोला ओरिएंटेशन। एग्जांपल से बताऊंगा इसको, क्या बोलेंगे बच्चों ओरिएंटेशन बैरियर में, फॉर कोलिजन टू बिकम इफेक्टिव, इफेक्टिव होने के लिए डायरेक्शन शुड बी, क्या होना चाहिए डायरेक्शन उनका, प्रॉपर। तो प्रॉपर का मतलब क्या है बच्चों, देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं दो। मैंने लिखा बच्चों ऐसे CH3 थोड़ा डिजाइन बना के ऐसे Cl, और दूसरा रिएक्टेंट है OH नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से Cl पे भी क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इन दोनों ने कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाना है, ये कोलिजन की इनकी डायरेक्शन हो गई, ये भी नेगेटिव आयन है, ये भी नेगेटिव आयन है। तो जब ये कोलिजन के लिए इकट्ठे आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, कोलाइड कर ही नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस अरेंजमेंट को बोल देंगे बच्चों क्या है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यहाँ से प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता कभी। क्या है ये, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यहाँ से प्रोडक्ट बच्चों बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया बदल करके थोड़ा सा कोलिजन के लिए रिएक्टेंट्स को, H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बच्चों OH नेगेटिव है। अब कराएंगे कोलिजन, H पॉजिटिव और OH चलेंगे एक दूसरे के साइड, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, कोलिजन हो जाएगा और इनका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये है बच्चों क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी प्रॉपर डायरेक्शन, ये बताया गया है। ठीक है, ये इसका चौथा पॉइंट है। तो क्या क्या बताया मैंने, पूरा पहला पॉइंट क्या था कि जो लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, नए बॉन्ड बनते हैं। और ये कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन, एक फिक्स टाइम में। ऐसा कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे उसको बोला बच्चों तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए एनर्जी बैरियर का मतलब क्या, एनर्जी थ्रेशोल्ड की इक्वल होनी चाहिए। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब उनकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, सेम चार्जेज एक साथ ना आए क्योंकि रिपेल कर देंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अपोजिट चार्जेज आने चाहिए, किसके लिए बच्चों, कोलिजन के लिए, ताकि डायरेक्शन प्रॉपर हो, उससे प्रोडक्ट बने। अब बच्चों कोलिजन थ्योरी के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसके बाद एक और थ्योरी, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब इंटरमीडिएट बीच में, या बच्चों बोल देंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड, सीधा इंटरमीडिएट लिख दो, या बच्चों लिख दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तीन नाम बताया मैंने, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इंटरमीडिएट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अभी बच्चों इस थ्योरी को पढ़ेंगे, उससे पहले मैं दो तरह की एनर्जी पढ़ाता हूँ जिनका नाम आया होगा या आ जाएगा आगे। जैसे एक तो आपने सुना ही लेटेस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी, और कई बार एक्टिवेशन एनर्जी भी आया होगा या बच्चों आ जाएगा। उन दोनों को पढ़ाते हुए फिर मैं इस थ्योरी के ऊपर आता हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा बच्चों, पढ़ेंगे आप, पढ़ाऊँगा मैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखो नाम ये ना, किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो बच्चों मोमबत्ती को जलाना है तो माचिस की तिल्ली से जो एनर्जी दी वो एक्टिवेशन एनर्जी है। बाइक कार स्कूटर को चलाना है तो उसमें किक मारेंगे, सेल्फ देंगे, तो शुरू में उसको चलाने के लिए मिनिमम एनर्जी दी, उसको बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। टेक्निकल भाषा में क्या हो सकता है बच्चों, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट, कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट को देते हैं, सो दैट रिएक्टेंट क्रॉसेज द एनर्जी बैरियर, ताकि रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है वो, कम से कम एनर्जी जो हम रिएक्टेंट को देते हैं, जिसको लेकर के बच्चों रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर, एनर्जी के रुकावटों को क्रॉस करते हुए प्रोडक्ट बना लेता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया, मैंने कहा ना कि माचिस की तिल्ली जलाई, थोड़ी सी एनर्जी है, क्या हुआ, एनर्जी बैरियर वो उसके पास, मोमबत्ती की बत्ती क्रॉस हुई और वो क्या बेटा जलनी शुरू हो गई। तो लिखते हैं इसको
minimum amount of energy, minimum amount of energy which is given to reactant, जो कि रिएक्टेंट को देते हैं, किस लिए, ताकि क्या करे रिएक्टेंट, सो दैट रिएक्टेंट बाय क्रॉसिंग, क्या करके, क्रॉस करके एनर्जी बैरियर्स, एनर्जी के रुकावटों को क्रॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, प्रोडक्ट में, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक हो गया। दूसरी एनर्जी जो हम बीच में पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सम टोटल ऑफ एनर्जी possessed by reactant molecules to change into product is called threshold energy। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को जितनी भी एनर्जी मिलेगी, उन सारी एनर्जीज का टोटल, उन सारी एनर्जी का सम, रिएक्टेंट को जितनी भी एनर्जी मिलेगी उस सारी एनर्जी का टोटल, उसका सम करके जो एक लास्ट में एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी आएगी, उस टोटल एनर्जी को बोलेंगे बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखते हैं, फिर और क्लियर करूँगा थोड़ा, मैं इसको सम भी बताऊँगा क्या है। इट इज सम टोटल ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू रिएक्टेंट, क्या बनाने के लिए, किस में चेंज होने के लिए, टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो क्या बच्चों सम टोटल बताता हूँ, देखो क्या है। शुरू में बच्चों जब कोलिजन हो रहा है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही। आपने क्या दिया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और दी ना एक्टिवेशन, ताकि प्रोडक्ट बन जाए, तो सम कर दिया बेटा। तो किसका है सम, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन वाली प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का सम कर देंगे, इसलिए बोला इसको सम टोटल। तो जो एनर्जी आएगी बच्चों उसी का नाम क्या हो जाएगा आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है बच्चों सम टोटल का मतलब। एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ इसी के साथ, आपने कभी सुना होगा एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच रिएक्शन के लिए, एंथैल्पी चेंज, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो जो हीट का चेंज होता है उसको एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज बोलते हैं। तो ये इक्वल होता है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बच्चों क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन। आई बात समझ। यहाँ से दो बातें और जोड़ लेते हैं अगर ये पढ़ी रहे हैं तो। अगर बच्चों इसमें बता रहा हूँ मैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो डेल्टा एच हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, मैथ पढ़ते हैं आप सब। तो पॉजिटिव आएगा तो कैसी रिएक्शन होगी बच्चों, ये एंडोथर्मिक पढ़ते हैं ना, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसको थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं, ये ज्ञान बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बदल करके सोचते हैं, उल्टा हो जाए बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम हो गई और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा हो गई बच्चों। सर जी का दिमाग ज़्यादा चल गया है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, ये बी आएगा यहाँ पे, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ भी आएगा। तो देखो बच्चों, अब बैकवर्ड डायरेक्शन वाली एनर्जी क्या हो गई आपकी, एक मिनट, ये फॉरवर्ड बेटा, ये एक्टिवेशन, ये बैकवर्ड। अब ये वाली एनर्जी ज़्यादा हो गई तो माइनस का साइन ज़्यादा हो गया, तो डेल्टा एच क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव वाली कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। ये इसका पार्ट नहीं है इस थ्योरी का, लेकिन एनर्जी से समझ आया तो मैंने आपको बता दी। कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी क्या कहते हो समझते हो, कहते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलिजन से पास आते हैं और एक हाई एनर्जी का प्रोडक्ट बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, हाई एनर्जी का बच्चों एक इंटरमीडिएट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाई एनर्जी होने की वजह से अनस्टेबल है, इसलिए वो टूट जाता है, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और वो कम एनर्जी वाला स्टेबल क्या बना लेता है, प्रोडक्ट। इतनी सी बात है। हाई एनर्जी होने की वजह से इंटरमीडिएट अनस्टेबल, आप सब पढ़ते हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है अनस्टेबल होता है, क्योंकि पहलवान थ्योरी अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, क्या बोला इसने, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट
कोलाइड टू विद ईच अदर या कम क्लोज टू ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, हाई एनर्जी वाला, हाई एनर्जी, जिसको बोला हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दो, या बच्चों इंटरमीडिएट बोल दो। हाई एनर्जी का नाम आते क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या बेटा, ये अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल, इसलिए क्या होगा, ये टूट जाएगा, गेट्स डिसोसिएटेड टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना देगा जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, विच हैज लो एनर्जी। यानी अगर समझेंगे तो कुछ ऐसा बच्चों, एक रिएक्टेंट H2 है, दूसरा रिएक्टेंट I2 है, कोलिजन हुआ, ऐसा इसने एक हाई एनर्जी वाला बच्चों क्या बना दिया है, इंटरमीडिएट बना दिया, ऐसा इसने बच्चों एक हाई एनर्जी वाला क्या बना दिया, इंटरमीडिएट। ये अनस्टेबल है ना, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, मैंने पढ़ाया आपको, ये अनस्टेबल है, तो इसलिए क्या होगा, ये टूट जाएगा और कम एनर्जी वाला बच्चों ऐसे क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। ग्राफिकली भी इस बात को आप समझ सकते हैं। इसका क्या ग्राफ है, इस ऊपर वाले एक्सिस पे ले ली बच्चों एनर्जी जो हम बताएंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, और यहाँ नीचे वाले एक्सिस पे ले लिया बच्चों हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस का मतलब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, उसको बच्चों यहाँ क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ कहीं मान ली बच्चों ऐसे रिएक्टेंट की एनर्जी है, इससे मान ली किसकी बच्चों, किसकी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स की। कोलिजन किया इन्होंने, ऐसे कोलिजन किया और एक हाई एनर्जी वाला बच्चों क्या बना दिया, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट बताए ना इसकी एनर्जी हाई है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाई एनर्जी होने की वजह से अनस्टेबल है, ये टूट करके बच्चों यहाँ किस में चेंज हो गया, ये आपका प्रोडक्ट में चेंज हो गया, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो गया। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक गया तो इसको बोल सकते हैं समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड, और अगर इधर से इधर आएगा तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट यहाँ तक के रास्ते को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ग्राफ में देखते हुए क्या लग रहा है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। देख सकते हो ना, एनर्जी ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यहाँ डेल्टा एच क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और कैसी रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक। खैर ये ज्ञान बढ़ाने वाली बात है, थ्योरी यहाँ तक है ना भाई। क्या लेगा, रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एनर्जी ज़्यादा है, अनस्टेबल है, टूट करके कम एनर्जी वाले प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये थ्योरी बच्चों आपकी